सारे अवामी कार फरमा रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर भी ऐसा रहा होगा कि जिसकी वजह से शहर को जवाल आया या वो खत्म हुआ। तो ये एक पूरी तहजीब थी जो सफ़ा हस्ती से मिट गई। लेकिन इस तहजीब के नकूश आज भी बाकी हैं, जो हमें बताते हैं कि ये यकीनन किसी जमाने में बड़ी कोई शानदार बस्ती होगी या शानदार शहर होगा, जो आज भी जिसके नकूश को जमाना नहीं मिटा पाया, वक्त के साथ वो चीजें खत्म नहीं हो पाई। आज भी आप जाएं तो हड़प्पा को जब आप देखें और उसको री इमेजिन करें, सोचें, तो आपको आज भी उसी तरीके से वो लोकेटेड जो हाउस हैं या घर घर हैं जिस तरह वो बने हुए थे, दो मंजिला, एक मंजिला, और उनकी कैटेगरीज के किस तरह से कहाँ कौन सा तबका था, कहाँ पर कारीगर मौजूद हैं, कहाँ पर काम करने वाले हैं, और कहाँ पर जो शहर के अच्छे तबके के लोग हैं वो रहते हैं। वो सब चीजें आपको आज भी, मतलब मेरे तखय्युल की आंख से देखें तो आज भी आपको वो सब चीजें नजर आती हैं। अब म्यूजियम में रखे हुए हर हर नवादरात की या हर हर चीज की एक अपनी कहानी है, कि वहाँ रखी हुई जो चीज है, मिट्टी से निकलने वाले मोती भी हैं, तो वो भी मुझे लगता था कि वो मुझे अपनी कहानी सुना रहे हैं। और मैं कभी कभी बैठ जाती थी जमीन पर और हाथ रख के महसूस करती थी कि अच्छा, ये वो जमीन है या ये वो धरती है जिस पर हजारों साल पहले का इंसान रहा करता था। तो आज तो वहाँ टीले हैं और कुछ नहीं है, मुनहदिम है सब कुछ। लेकिन उन टीलों के अंदर अगर झांकने की कोशिश करें, कोई ऐसी कोई बातनी निगाह हमें मिल जाए कि हम मट्टी के नीचे उस मट्टी के पर्दे को हटा के देख सकें, तो बड़ी कोई एक शानदार तहजीब है जो ऐसे झरझराती हुई उठ के खड़ी हो जाती है मट्टी के अंदर से। तो मैंने हड़प्पा के बारे में पढ़ा, देखा, सुना, बात की, लोगों से मिली। वो सब कुछ जैसे जैसे मैं इकट्ठा करती जा रही थी तो मुझे लगता था कि शायद मैं इतना कुछ जज्ब नहीं कर पाऊंगी, और इसको मुझे कहीं लिख देना चाहिए, कहीं महफूज कर देना चाहिए, ताकि और कुछ नहीं तो हमारे बच्चे इन सब चीज़ों को जान सकें। अच्छा, एक बड़ा मसला यहाँ पर ये भी आता है कि हिस्ट्री के हवाले से अगर वैसे बच्चों को लेक्चर दिया जाए या बताया जाए इमरान साहब इस बात की तायद करेंगे, तो वो बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होता है कि अच्छा अब क्या सुनने बैठ गए हैं, तारीख है तो ठीक है, गुजर गई है, जमाना है, खत्म हुआ। लेकिन वही तारीख जब हम बच्चों को थोड़ा सा दिलचस्पी के साथ बताते हैं या थोड़ा एक कहानी की शक्ल में बयान करते हैं, तो कहानी तो इंसान की सरिश्त में है ना। मतलब आप बचपन से कहानी सुनकर बड़े हुए हैं अपनी नानी से, दादी से, तो वो चीजें फिर आपको बड़ा फैसिनेट करती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, अपील करती हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना हड़प्पा की कहानी सुनाई जाए। तो फिर इसमें बहुत सारी चीजों में जाहिर है इसमें फिक्शन मौजूद है, और जाहिर है ये फिक्शन है, इट इज अ नॉवेल नॉट अ हिस्ट्री बुक। तो इसमें बहुत कुछ फिक्शन है, बहुत सारे किरदार फिक्शनाइज किए गए हैं, कहानी को बहुत सी जगहों पे फिक्शनाइज किया गया है। तो फिर मैंने उसको एक कहानी की शक्ल में हड़प्पा को बयान किया कि देखिए, किसी जमाने में ये इतना शानदार शहर हुआ करता था, और ऐसे इसकी तिजारत थी, ऐसा लेन देन था, ऐसा बाजार था, और इस तरह के लोग होते थे जो एक दूसरे के साथ इतना घुल मिल के रहते थे। मतलब वो हड़प्पा की कहानी है जो मुख्तलिफ किरदारों के जरिए, मुख्तलिफ मनाजिर के जरिए और मुख्तलिफ चीजों के जरिए सुनाई गई है। लेकिन इसके करीब महसूस होता है। तो मजीद मैं इस हवाले से अब चाहूंगी कि इससे ज्यादा कोई तख्लीकार अपनी तख्लीक पर कितनी की बात कर सकता है। तो अब मैं चाहूंगी कि पैनल बात करे, आप सब बात करें, और हिस्ट्री को, हाँ, टॉपिक पर दो बातें अगर मैं कर पाऊँ तो जो हमारे इस सेशन का है कि फिक्शनाइज करना हिस्ट्री को, वो कैसा है, उस पर मुझे मिली जुली आरा मिली। कुछ लोगों को लगा कि कहीं मैंने ये नॉवेल लिखकर कहीं हिस्ट्री को ठेस तो नहीं पहुंचा दी है, मैंने तारीख को कोई जबरदस्त किस्म का नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया है। तो मुझे नहीं लगता। अम, वो तारीख जिससे हमारे बच्चे आगाह ही नहीं हैं, जिसका उनको पता ही नहीं है, और वो हड़प्पा को जाते हैं और देखते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद एक अमूमी सा बयानिया ये है वहां के बारे में कि इस शहर पर या इस बस्ती पर अजाब आया था, और उसके बाद इन सब के साथ जो कुछ हुआ वो किसी अजाब का नतीजा है। तो मैं इस चीज को खत्म करना चाहती थी कि अजाब वगैरह कोई नहीं था। जाहिर सी बात है, कुदरती आफात हैं तो वो तो आती रहती हैं, और जाहिर है पाकिस्तान पर बहुत सारी कुदरती आफात आती रहीं। हड़प्पा के लोगों पर भी आफात आई, और एक दफा नहीं कई दफा आई। और वो इतने जरी किस्म के लोग थे
कि उन्होंने हर दफा खुद को रीबिल्ड किया। और मुझे लगता है कि वो कोई मादूम नहीं हो गए थे, वो खत्म नहीं हो गए थे। ये आज भी वो लोग वहां मौजूद हैं, उन्होंने खुद को रीबिल्ड किया। वो जब चले जाते थे जाहिर है सैलाब की वजह से, वो फिर आते थे, फिर आबाद होते थे। ये एक ऐसा सफर था जिससे वो बार बार सफर करते रहे। तो वो बच्चों के जहन से उस चीज को खुरचना या खत्म करना, या लोगों के जहन से इस इबरत के बयानिए को निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने अपनी सी कोशिश की। बुनियादी तौर पर ये एक शनाख्त का सफर था, ये अपनी रूट्स तक पहुंचने का सफर था। कि हमारी जड़ें, मैं नहीं समझती कि हम भी कहीं अरब से आए हुए लोग हैं या यूरोप से या कहीं से अंग्रेजों के साथ। हम यहीं के लोग हैं, हमारी जड़ें इसी मिट्टी में हैं। हम यहीं पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए। तो अपनी उन जड़ों तक पहुंचना, उनको खोजना, उन रूट्स तक पहुंचने के लिए मुझे ये सफर करना पड़ा। कि हमारा ताल्लुक इस धरती के साथ कितना मजबूत है। और ये जो लोग जिनके बारे में एक अमूमी सा बयानिया है कि इन पर अजाब आया और ये खत्म हो गए, निस्तो नाबूद हो गए, उस चीज को खत्म करना कि नहीं, ऐसा नहीं था। वो हम ही में से थे, हम ही हैं, और हम ही में से वो लोग थे। और वो कोई ऐसे लोग नहीं थे। अच्छा, फिर मजहब को लेके भी बहुत सी एक डिस्कशन है कि वो तो इस तरह के थे, वो उस तरह के थे। जाहिर है वो हजारों साल पुराने किस्से हैं, और हजारों साल पुरानी एक तहजीब है। और उनका अपनी कुछ चीजें थी, और मजहब के हवाले से कोई बहुत क्लियर एक कॉन्सेप्ट उस जमाने में नहीं था कि ऐसा कि उनका क्या मजहब रहा होगा। उन बहुत सारी चीजों को खालिस्तान एक इस्लामाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, या एक तासुब की निगाह से देखना, या किसी और किस्म के फतूर के साथ उसको जोड़कर देखना, तो ये एक ज्यादती है। जो हम फिर उनको अपने से अलहदा करके कहेंगे वो लोग और हम लोग। तो मैं समझती हूँ कि वो और हम कोई अलहदा अलहदा नहीं थे, वो हम ही थे। जो वहां पर भी थे, और वो हम ही हैं जो अब भी मौजूद हैं। और मुमकिन है एक मुस्तकबिल है जिसके आगे जाहिर है एक बड़ा सा पर्दा है अभी इस वक्त। मुस्तकबिल है में कल को आने वाले लोग भी मुमकिन है हमारे बारे में इसी तरह के गुमान करें कि वो ऐसे लोग थे और वो वैसे लोग थे। तो वो भी हम ही होंगे जो मुस्तकबिल में खड़े होंगे। तो खैर ये हम्म। वक्त का एक बस घुमाव है। और कुछ ऐसी चीजें थी जिनको सोच रही है कि कहीं ये गिर ना जाए या कहीं आग से झुलस ना जाए। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मंजर, मैं वहीं कहीं मौजूद हूँ और मैं लपक के उस बच्चे को पकड़ना चाहती हूँ कि कहीं वो आग में जल ना जाए। तो ये एक तख्लीकार के इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। वाह, बहुत जबरदस्त। तो डॉक्टर स्नोबर, ओवर टू यू। आप अब डिस्कशन अपनी शुरू करें। और डॉक्टर अख्तर रसूल साहब भी हैं, बोदला साहब भी, इमरान किमियाना साहब भी हैं, और तीसरे साहब नहीं हैं, सज्जाद अजहर साहब नहीं। तो बस ठीक है, आप हैं, आप चलाइए। मेरा ख्याल है डॉक्टर रविश नदीम है हमारे साथ। मैंने देखा था उनको, तो आप उनको भी ले सकती हैं बाद में। तो सर आफ्टर है यू। सर रविश सर हैं हमारे साथ। जी डॉक्टर नौबत, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। क्या मैं शुरू करूं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि आप शुरू करें। एक तो हिना, बहुत ज्यादा खुशी हुई आपको इस प्लेटफॉर्म पे देख के। और बहुत ज्यादा मुबारक हो आपको अपने नॉवेल के लिए। और यकीनन ये बहुत बड़ा टास्क था। जितना आप बता रही हैं उससे यकीनन ज्यादा बड़ा है। क्योंकि हम नॉवल पढ़ने वाले लोग हैं, फिक्शन पढ़ने वाले, तो हमें शायद जो उसका अंदर नॉवल का वो किसी नॉवल निगार पर कैसे गुजरता है उसका हमें आइडिया है। जिसको अच्छा हिना, आपने हम्म। जी सनोबर, जी बात कीजिए जी डॉक्टर साहिबा। जी जी। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि आपने इस नॉवल से पहले जो है वो कई अफसाने भी लिखे। अच्छा, हम्म। अब मेरी कम इल्मी है कि मैं आपके अफसानों में से कुछ पढ़ नहीं सकी, मैंने आपके अफसाने नहीं पढ़े। तो मुझे बताइएगा कि एक तो ये कि आपने क्या अफसाने क्या रसाइल में छपे हैं या किताबी सूरत में मौजूद हैं। दूसरा ये कि वो जो आपने अफसाने लिखे हैं उनमें आपकी स्टोरी लाइन क्या रही है। क्या वो ऐसी तारीखी मौजुआत पे रहे हैं या समाजी मौजुआत पे रहे हैं, कहानी बेस्ड हैं, अलामत में है, किस तरह से?
बहुत शुक्रिया स्नोबर साहिबा। जो अफसाने मैंने लिखे वो डॉक्टर अनवार अहमद का, आपको पता होगा, उनका रिसाला वो पीलहू निकाला करते थे। तो जिस वक्त एमफिल में थी तो तब मैंने अफसाना और लिखना शुरू तभी कर दिया था। एमफिल में ही कर दिया था, बल्कि एमफिल से पहले ही थोड़ा सा शुरू कर दिया था। तो एक तो संगत, शाह मोहम्मद मरी साहब का शुमारा हमारे पास आता होता है। तो संगत में लिखा करती थी अफसाने, कुछ उसमें छपे, कुछ पीलू में छपे। और कुछ अफसाने मेरे कॉलेज का जो हमारा मैगजीन था, साहिवाल मैगजीन, साहिवाल के नाम से है वो कॉलेज मैगजीन। तो उसके लिए, क्योंकि मैं खुद उसकी एडिटर भी होती थी और मुझे उसको रन भी करना होता था और बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट भी करना होता था, तो मुझे, जाहिर है वो हमारे पास बहुत सीनियर लोगों के अफसाने नहीं आते थे, तो फिर मुझे एक आध अपनी तरफ से कोई कहानी घड़ के कह लें कि उसके साथ लगानी होती थी। अच्छा, उनके मौजुआत ज्यादातर समाजी मौजुआत थे, और तबकाती कह लें, समाजी कह लें, अमूमी मौजुआत थे। वो हिस्ट्री में उनमें से कोई नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि जिसको मैं कहूँ कि कोई हिस्ट्री के हवाले से काम हो, वो ऐसा नहीं था। अच्छा, मुझे बताएं मीना कि हम जानते हैं कि जब भी कोई लिखने वाला अपना पहला नॉवल लिखता है तो वो अमूमन अपने इनफरादी या जाती तजुर्बात पर लिखता है। वो मैं का सीगा इस्तेमाल करता है, उसमें एग्जिस्टेंशलिज्म होता है, या वो मैं के साथ अपने समाजी जो हालात हैं उनको जोड़ कर लिख लेता है। लेकिन आपने अपने पहले नॉवल में भी एक बहुत बड़ा जो है तारीख का पीरियड लिया है, और बहुत बड़ा और बहुत ही मुश्किल लिया है। तो यानी कि आपने पहले उसमें एक बड़े रिस्क के साथ आपने एंट्री की है। तो मुझे उसकी वजह बताइए, आपने इतना बड़ा क्यों किया, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, या इतना बड़ी कोशिश क्यों की? अच्छा, इसकी वजह ये है, दो तीन चीजें हैं इसके पीछे। एक तो ये कि मैं क्योंकि साहिवाल में मौजूद हूँ, और हड़प्पा जो है वो मेरे हस्बैंड का आबाई गांव है। और जाहिर है वो लोग वहाँ पैदा हुए, उनके घर जमीनें वगैरह वो सब वहाँ हैं, तो वो हमारा हड़प्पा बहुत ज्यादा आना जाना रहता है, अमूमन रहता है रूटीन में। तो मेरा बहुत ज्यादा जाना म्यूजियम होता था, मुझे वो जगह अपील करती थी, या आप कह लें कि मुझे वो वहां जाना अच्छा लगता था। और मैं जब वहां जाती थी तो वहां पर मैं म्यूजियम से ज्यादा, म्यूजियम तो जाहिर है रट चुका था, देख देख कर इतनी दफा देखा है, और अभी भी मैं उतनी ही दिलचस्पी से वहां जाती हूँ और देखती हूँ उसको। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो चीज अच्छी लगती थी या अपनी तरफ खींचती थी, वो वहां के वो टीले हैं, वो बेयाबान सी जगह है। और जिसके बारे में शुरू में तो हमें जो घर की बड़ी औरतें हैं या बड़ी बूढ़ियां आप कह लें, वो कहा करती थी कि वहां नहीं जाना, और वहां जाने से तुम्हें कुछ आसेब लग जाएगा, या कुछ ऐसा हो जाएगा और कुछ वैसा हो जाएगा, जैसे कि अमूमन खंडरात वगैरह के बारे में मशहूर होता है। तो जितना आपको जिस चीज से रोकते हैं, मेरा ख्याल है ये इंसान की सरिश्त है कि फिर वो उतना उस चीज की तरफ तो ज्यादा भागा चला जाता है। तो जितना ज्यादा रोका जाता था तो उतना ही ज्यादा मेरे मेरे अंदर वहां जाने का शौक बढ़ता था। तो फिर घर वाले म्यूजियम जा जाके भी उकता चुके थे वो। वो इससे कामयाब हो पाई हैं जो वो चाह रही थी, और जो मकसद था इसको इसको मार्केट में, क्या लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, या ये एक ट्रेंड सेटर बनेगा, या उसके बनने के लिए मजीद क्या चाहिए होगा? तो अप टू द मैम। बहुत शुक्रिया इमरान जाफर साहब। और आपने बड़े अच्छे से चीज़ों को बयान किया, और आप इमोशनली बहुत सारी चीज़ों के साथ अटैच हो जाते हैं, ऐसा तो होता है। जी, और कोई सवाल नहीं है तो फिर डॉक्टर साहब आप हैं, डॉक्टर रविश। उससे पहले मैं मिर्जा साहब से चाहूंगा, मिर्जा साहब ब्रीफ सा कमेंट करें, कोई भी जो भी वो कहना। वो यानी बताता है कि इनके लिए महज पीएचडी की डिग्री अहम नहीं है, ये जिंदगी में कुछ और करना चाहते हैं, अपना एक तशख़्ख़ुस, अपना इशराक, अपने खुद बनाना चाहते हैं। ये बज़ाते खुद एक खातून की हैसियत से बहुत मार्वलस है। फिर वो जो इलाका हमारा जो जीटी रोड के राउंड अबाउट में है, चूंकि मेरा भी ताल्लुक साहिवाल से, तो वहां से अगर मैं देखता हूँ ऐसी काबिल कदर बासलाही खवातीन को, तो मुझे यकीनन खुशी होती है। और हिना साहबा जो है उन्हीं में से एक है, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद की मुस्तहिक है और हमारे लिए काबिल फख्र। इनके दो काम और भी हैं जिनकी तरफ जाहिर है कि हमारी तवज्जो नहीं गई। वो दोनों रिसर्च के ऊपर हैं, खुली तारीख के नाम से, और इससे पहले जो इनका काम आया वो
और वो भी दोनों बहुत डिफरेंट काम है, और इन्होंने उस हवाले से भी रिस्क ही लिया है, क्योंकि जितना बड़ा इन्होंने टॉपिक लिया, तो ये भी अच्छा है। अच्छा, ये जो नॉवल है डॉक्टर साहिबा का, इसमें जो खूबसूरती है वो ये है कि नई नस्ल में नजरियाती मुबाहिस वैसे खत्म हो गई, और ऊपर से पोस्ट मॉडर्निज्म की जो बम्बार्डमेंट है उसने भी चीजों को कुछ ऐसा कर दिया है कि हम एक पोस्ट नहीं आवाज। आइडियोलॉजी दौर में हम पोस्ट आइडियोलॉजी दौर में जिंदा है, और पोस्ट ट्रुथ दौर में जिंदा है। तो अब इस तरह के जो मामलात जो आ रहे हैं वो आइडियोलॉजी को भी पीछे धकेल रहे हैं, और सोचने की जो हमारी क्लासिक जो सोर्सेज हैं या और वो अजाब में महसूर हुए लोग हैं, तो वो फिर मुझे तकलीफ होती है कि आफात हमारे पास भी आती हैं। और हम ये तो नहीं कहेंगे कि अभी हालिया जो सैलाब वगैरह आए तो वो कोई कुदरती उन लोगों के कोई गुनाह थे कि उनके ऊपर कोई अजाब वगैरह की सूरत में उन्हें नाजिल किया गया, ऐसा नहीं होता। तो उस थोड़ी सी चीजों उन चीजों को उन बयानियों को तोड़ने के लिए दानिस्ता ये मैंने कोशिश की कि एक्चुअल जो फैक्ट है या जो सचमुच माजी है और जो बहुत खूबसूरत है उसके साथ उनको क्यों ना जोड़ा जाए। मतलब हमेशा डराना जरूरी नहीं होता। थोड़ा सा बच्चों को बताया क्यों ना जाए कि कुछ चीजें बहुत अच्छी, बड़ी दिलकश, बड़ी हसीन रही हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी नादिर हैं और नायाब हैं। और हम अमीन हैं उन सब चीजों के कि हम मसख कर दें। तकलीफ होती है जब टेक्सला या कहीं पर जाएं और वहां पर कुछ मूर्तियां देखें तो पता चलता है कि उनको जानबूझ के तोड़ दिया गया है या उनको उनके निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो इन चीजों से तकलीफ होती है, ये हमारा विरसा है और ये हमारी की बहुत अच्छा लगा यहाँ आप सबके दरमियान बैठकर बात करना और अपने कुछ जाती तजर्बात भी शेयर करना और कुछ दिल की बातें भी करना। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आप सब लोग खुश रहें, सलामत रहें और जारी रहे आपका ये मुकालमे का सफर इसी तरीके से। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। तो बेहद शुक्रिया, दिली शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम यही कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा भी यही था कि वो जो जो भी मौजू आपके दिल के करीब है, हम हर किसी को यही कहते हैं, क्योंकि इसकी खूबसूरती भी यही है कि अगर इजहार जो आप करना चाहते हैं उस पर गुफ्तगू करें ताकि हम उसको शेयर करें। ठीक है, वी मे नॉट एग्री, वी मे एग्री, वो एक अलग बात है, लेकिन मुकालमा इसी चीज का था। तो ये बहुत शुक्रिया, मुकालमे का थैंक यू। हुस्न है, ये मुकालमे का हुस्न है। आपका बेहद शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सनोबर साहिबा का, शमाइला साहिबा का, एजाज साहब का, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बिलाल साहब, इमरान साहब, अख्तर साहब, आपका खुद सबका बेहद शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है एक अच्छा हेल्दी मुकालमा, एक सेहतमंद या एक खुशगवार माहौल में जो ये कंडक्ट हुआ, मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बस मुझे इजाजत दीजिए अगर आप, तो मैं बेहद ममनून होंगी। खुश बेहद रहें, शुक्रिया। इस्लाम। थैंक यू डॉक्टर इना।